महाराष्ट्र पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो हमारे देश की राजनीति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र की राजनीति जैसे मैंने कहा, एक का नाड़ा दूसरे के साथ बंधा हुआ है। बीजेपी सिर्फ मोदी के फेस पर ही चल रही है। जब आप ग्राम पंचायत इलेक्शन में तक मोदी जी का चेहरा लगा के वोट मांगते हो तो इसका मतलब आपका नीचे ग्राउंड लेवल पे काम क्या हो रहा है। अब ये मराठा आरक्षण हर बार शुरू होता है जब बीजेपी पावर में आती है। जब शरद पवार की पार्टी किसी ना किसी तरीके से अगर पावर में रहेगी तो मराठा आरक्षण के मुद्दे कभी नहीं आते। और शरद पवार जी ने हमेशा ये गेम ऐसा खेला हुआ है, महाराष्ट्र पे राज तो छत्रपति करते थे, ये पेशवा कब से राज करने लगा। यहाँ दो पार्टी है, शिंदे और ठाकरे, ये किसकी है? देखा जाए तो राज एक लोक नेता थे, उद्धव ये दरबारी नेता थे। दोनों अगर साथ में होते तो इट वुड हैव बीन अ मिरेकल। उनका वो जो डिसीजन था कि 2019 में टू जॉइन हैंड्स विद कांग्रेस एंड एनसीपी फॉर पावर, एक जो ग्राउंड लेवल पे शिवसेना का, उनको वो कभी पसंद नहीं था। देवेंद्र फडणवीस जी नोस दैट नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ। तो बीजेपी के सपोर्टर से ज्यादा कट्टर हिंदू ये एनसीपी के हैं। गांव गांव में आप जाके देखिए, वहां पे जो मराठास है ना, इनका हिंदुत्व लेवल कुछ अलग ही है भाई। नहीं, ओबीसी अच्छा नहीं, ओबीसी के बारे में प्लीज गलत मत बोलिए। एक भाषण उनका मुझे निकाल के दिखाइए जिसमें उन्होंने भारत देश के खिलाफ बात की होगी। ही इज अ हार्डकोर नेशनलिस्ट। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। जैसे कि हमने आपको कुछ समय पहले प्रॉमिस किया था दैट हम एक और एपिसोड लेके आएंगे भीकू मात्रे जी के साथ, विनीत नायक के साथ। तो आज हम फिर हाजिर है आपके सामने विद मिस्टर विनीत नायक, और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। महाराष्ट्र की जो रणनीति है वो काफी मेस्ड अप है, काफी ज्यादा मेस्ड अप है। अभी जो इलेक्शंस हुए थे, सत्ता पक्ष में काफी खराब प्रदर्शन रहा, करेक्ट। इसके बाद भी महाराष्ट्र की सियासत की गलियारे में, कहते हैं ना, बहुत गर्म हो गए हैं अब। जैसे प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता कैबिनेट मिनिस्ट्री ना मिलने से नाराज है, तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी भी कह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ छोड़ के संगठन का काम करना चाहता हूँ। शिंदे खामे में भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी है ही। तो मौजूदा जो स्ट्रक्चर है, जो टर्मोइल है पॉलिटिकल, आप उसे कैसे देखते हैं महाराष्ट्र के? एक बात तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोग बोलते हैं बिहार की राजनीति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो बोलूं बिहार की राजनीति बहुत सिंपल है। महाराष्ट्र की जितनी कॉम्प्लिकेटेड है वो कोई नहीं जान सकता। क्योंकि सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन की बात अलग है, राजनीति की बात अलग है, लेकिन सभी नेताओं के आपस में एक दूसरे के साथ काफी अच्छे संबंध है। हाँ, और ये संबंधों में आपके पॉलिटिकल रिलेशन से लेके बिजनेस रिलेशन तक बहुत कुछ आता है। एंड दिस इज अक्रॉस द पार्टीज। सो पॉलिटिक्स इज डिफरेंट and their other relations are different, so you will never see people taking extreme stand except in some exceptional cases. Majority cases में अगर आपने देखा रहेगा तो विरोध, राजनीतिक विरोध है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से नहीं है जैसे राहुल गांधी मोदी जी पे अटैक करेगा, मोदी जी राहुल गांधी पे अटैक करेंगे। वो उस एक्सट्रीम का आपको नहीं मिलेगा। वही सिर्फ तभी मिल सकता है जब कुछ ईगो क्लैश होंगे। जैसे शरद पवार जी ने देवेंद्र जी के ऊपर काफी आरोप लगाए थे, काफी मतलब बहुत करारा उनके ऊपर अटैक किया था। देवेंद्र जी ने भी शरद पवार जी पे किया था, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर मैटर थे जो ईगो इश्यूज पे थे। बट अदरवाइज आप देखेंगे तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज सो मिक्स्ड अप दैट इट हैज बिकम कंप्लीटली मिक्स्ड अप। ओके, नाउ ऑन द टॉप ऑफ इट अब दो शिवसेनाएं हुई है। एक भाई उद्धव ठाकरे जी की है, एक एकनाथ शिंदे जी के पास ऑफिशियली एकनाथ शिंदे जी की, उनके अनऑफिशियल। उसके बाद फिर एनसीपी दो खेमों में बटी हुई है। ऑफिशियल एनसीपी अजित पवार जी के साथ, अनऑफिशियल शरद पवार के साथ। अब बीच में भैया बीजेपी बैठी है एक सेंट्रल पोल लेके, कांग्रेस एक अलग अपना सेंट्रल पोल लेके बैठी है। ये मिक्सअप में सब, अभी इसमें ऐड कीजिए आप मजा, मराठा आरक्षण। अब ये मराठा आरक्षण हर बार शुरू होता है जब बीजेपी पावर में आती है। जब शरद पवार की पार्टी किसी ना किसी तरीके से अगर पावर में रहेगी तो मराठा आरक्षण के मुद्दे कभी नहीं आते। लेकिन जैसे ही बीजेपी पावर में आ गई, मराठा आरक्षण का रायता कब सबसे ज्यादा फैला?
2014 टू 19 के बीच में, जब देवेंद्र फडणवीस वॉज अ चीफ मिनिस्टर। उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, वो 2.5 साल में मराठा लोग सुखी थे। हाँ, जबकि हकीकत ये थी कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट ने मराठाओं को आरक्षण दिया था, और वो आरक्षण बहुत बढ़िया तरीके से वो एडजस्ट करके दिया था। लेकिन बाद में फिर सत्ता पलट गई, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आ गई, तभी उसमें शरद पवार भी खुद उसमें शामिल थे। अब ये मराठा आरक्षण के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली गई थी, ना इनके सरकार ने अच्छा वकील दिया, ना बराबर दलीलें दी, तो इतना वीक डिफेंस था कि वो आरक्षण जो देवेंद्र जी ने डिक्लेयर किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। लेकिन फिर भी कोई आरक्षण के लिए कोई ना मोर्चा निकला, ना कोई डिमांड्स हुई, ना कुछ असंतोष फैला, कुछ नहीं। बट आफ्टर 2.5 years जब सत्ता बदली, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर, देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये मराठा आरक्षण वापस चालू हो गया। तो आप इसके पीछे के अभी डॉट जोड़िए कि जब शरद पवार किसी ना किसी तरीके से सत्ता में होते हैं तो मराठा आरक्षण का कुछ नहीं होता, ना उसका मुद्दा उठता है, केस हारी जो भी चलता है, आरक्षण हाँ देखेंगे 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 ये भी चलता है। लेकिन जैसे ही शरद पवार इज आउट ऑफ पावर, मराठा रिजर्वेशन इज इन, सो पवार इन, रिजर्वेशन आउट, पवार आउट, रिजर्वेशन इन। अब उसकी वजह से जो ऑन ग्राउंड जो रायता फैलता है, ये एक दूसरी बात हो गई। अब तीसरी चीज, लेट मी टेल यू, जो हमने एनालिसिस किया, मराठाओं के वोट एनडीए के पास रिटेन हुए, मराठाओं के वोट ये इंडिया अलायंस को नहीं गए। ओबीसी वोट्स वो भी रिटेन हुए। कौन से चले गए? दलित वोट्स। दलित वोट्स चले गए क्योंकि इन्हें ये झूठ बताया गया कि अगर सपोज 400 सीटें अगर मोदी जी की आएंगी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे और आपके रिजर्वेशन कैंसिल करेंगे। तो ये जो ग्राउंड पे जो कंफ्यूजन फैला हुआ था, सो बेसिकली एनडीए लॉस्ट पथेटिकली बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड दलित वोट्स अगेंस्ट एनडीए। एनडीए रिटेन्ड अदर वोट्स। ग्राउंड वर्क किया ही नहीं गया ना महाराष्ट्र में, बिल्कुल नहीं, ना महाराष्ट्र में ना यूपी में। पॉलिटिशियंस उतरे ही नहीं जमीन पर, सब जाकर लोगों से बात करें। ये एक चीज पे मैं बहुत बार बोलता हूँ, लिखता हूँ, और इसके लिए बहुत लोगों से गालियां खाता हूँ। जब मैं सजेशन के तौर पे जब ट्विटर पे लिखता हूँ, तब उसके बाद कोई ना कोई तो कम से कम 1 या 2 बड़े हैंडल्स मुझे अनफॉलो कर देते। मैंने हमेशा एक बात बोली है, ये नौबत क्यों आती है कि एवरी टाइम बीजेपी हैज टू चेंज एटलीस्ट 50 to 60% कैंडिडेट्स। क्यों हर बार बदलना पड़ता है? अगर आपने काम किया है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, लेट मी एडमिट इट ओपनली, आप बारामती में जाइए, बारामती में आप किसी भी घर में जाएंगी, आपको भगवान का फोटो मिलेगा, जो देवहारा हम लोग बोलते हैं, जिसमें भगवान के फोटो पूजा उनकी मूर्ति होती है, उसके बाजू में शरद पवार का फोटो मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उधर इतना किया है। एक नहीं 12 पीढ़ियां आएंगी तो भी शरद पवार का सिक्का चलेगा, क्योंकि उन्होंने घर घर में इतना किया है। घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी खबर तक उनको होती है। अच्छा। वो वहां के लोगों को नाम से जानते हैं, और एक आम मतदार को और कुछ नहीं चाहिए। साहेब आए, कंधे पे हाथ रखा, कायरे तू क्या, कसा है तू, उसकी जिंदगी सफल हो गई कि साहेब ने मुझे जाना। तो ये जो उनके रिलेशंस है, उनका काम है। बारामती, आप लातूर चले जाइए, विलासराव देशमुख का एरिया, अभी वो तो गुजर गए, उधर वही पोजीशन है जो बारामती में शरद पवार के लिए। घर घर में उनके फोटो लगे हुए, इतना काम उन्होंने किया है। एनसीपी, कांग्रेस, एनसीपी मतलब अजित पवार गुट एज वेल एज शरद पवार, कांग्रेस, इनकी खासियत महाराष्ट्र में आपको बताता हूं। इनके जो आमदार है, जो एमएलएज है, ये अपने एरिया में काम करते हैं। मैं तो बोलूं नहीं करते ना, अब जो है, मैं तो बोलूं कि 2019 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में जो कांग्रेस के 44 एमएलए जीते थे, वो 44 में से 32 ऐसे हैं कि जो किसी भी पार्टी से खड़े होते,
तो भी जीतते। काम, इतना जबरदस्त ऑफ काम। कोर्स लोगों को काम मैटर तो करता ही है। करेक्ट। तो इन दैट केस फिर लोग ये नहीं सोचते आप कौन से पार्टी से खड़े हो, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके सिंबल से नहीं। अब आप मुझे बताइए बीजेपी के पास ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अब बीजेपी सिर्फ मोदी के फेस पर ही चल रही है। एग्जैक्टली। जब आप ग्राम पंचायत इलेक्शन में तक मोदी जी का चेहरा लगा के वोट बस। मांगते हो, तो इसका मतलब आपका नीचे ग्राउंड लेवल पे काम क्या हो रहा है? सो दिस इज द थिंग विच हैज टू बी इंट्रोस्पेक्टेड बाय द बीजेपी। मैं यही चीज हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि भाई सिर्फ मोदी जी के फेस आज वैल्यू वो से ही वोट आज मांगा वो जा रहा 73 है। साल के, 73 इयर्स। अरे कितने इलेक्शन में उनको दौड़ाओगे आप? लोकल इलेक्शन तो खुद लड़ो। म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, मोदी जी चाहिए। स्टेट असेंबली हुआ, मोदी जी चाहिए। और हर जगह चाहिए। भाई 73 इयर्स का वो आदमी है, उसको देश संभालना है। कभी ना कभी उनकी सेहत अगर जवाब देगी, तब उसके बाद आप क्या करोगे? Just think of the next election when Modi ji takes a retirement. I'm saying just next, matlab I'm not saying 2029 or something. Some other point of time. Maybe 29, maybe 34 or whatever. जब वो retirement लेंगे and when you will fight the first election as BJP versus What work others. have you done? तो BJP versus others के टाइम आपको कितना भारी पड़ेगा फिर? तो ये जो चीज है ग्राउंड कनेक्ट, कैंडिडेट सिलेक्शंस, दैट मैटर लॉट। राइट कैंडिडेट अभी सिलेक्ट ही नहीं किया था महाराष्ट्र में। मेन इंपॉर्टेंट चीज ऐसी थी कि 3 पार्टीज की एक खिचड़ी है। करेक्ट। वो एनडीए में 3 पार्टीज है। अब खींचातानी होगी, किसको कितनी सीटें चाहिए, किसको कितनी सीटें चाहिए। अब इसमें जो टाइम चला गया, एनडीए के कैंडिडेट्स को एक्चुअली कैंपेन करने के लिए 1 महीना मिला ही नहीं। अभी आप अगर मुंबई की बात करेंगे, उज्जवल निकम जी को कितना टाइम मिला था? हार्डली 20-21 डेज। अरे जस्ट इमेजिन, ही इज नॉट इवन अ पॉलिटिशियन। उनको तो ये भी नहीं पता है कि कौन से एरिया में जाके कौन से मुद्दे पे बात करनी है। ही इज अ हाईली व्हाट इज अ डेकोरेटेड लॉयर, क्रिमिनल लॉयर। उन देश की बहुत अच्छी सेवा की, सब कुछ है, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में झोपड़पट्टी भी आती है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लोअर मिडिल क्लास भी आता है। आप उधर लोअर मिडिल क्लास के सामने जाके, झोपड़पट्टी में जाके आप देशभक्ति की बातें करेंगे, नहीं होगा। तो हर एरिया में जाके आप जब अपने मुद्दे रखते हो, तो वो मुद्दे अलग होते हैं। Everything went wrong this time. एक तो पहली चीज, सीटों का बंटवारा बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर कैंडिडेट डिक्लेरेशन बहुत लेट हो गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑन द टॉप ऑफ इट, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं जी। तो बिकॉज ऑफ दैट, एंड सेकेंडली होता क्या है ना राव्या जी, कि अभी देखिए, सपोज वोट ट्रांसफर की बात करेंगे, तो वोट ट्रांसफर में बीजेपी ने अपने वोट्स जहां जहां इंडिया कैंडिडेट्स है, फिर वो शिवसेना के हो या फिर एनसीपी के हो, हमने ट्रांसफर किए हैं। लेकिन ये 2 पार्टियां जो है वो कहीं से टूट के आई है। तो अब होता कैसे है कि वोट ट्रांसफर बराबर से हुआ नहीं उनकी तरफ से। अब अगर सपोज एकनाथ शिंदे जी की तरफ से अगर कैंडिडेट है, तो चलो ठीक है, उनके जो कोई भी लोग हैं उन्होंने परफेक्ट उनको वोट किया है। लेकिन मान लीजिए अगर उज्जवल निकम खड़े हैं, ये तो बीजेपी के हैं, अब सामने कौन है? सपोज शिवसेना का कैंडिडेट है, उद्धव का, तो उद्धव ठाकरे जी के गुट का अगर कैंडिडेट है, तो एकनाथ शिंदे जी लोग, यार अपना ही तो है यार, उज्जवल निकम से थोड़ी इतना कुछ है, ये अपना है, इतने साल से। तो ये जो वोट ट्रांसफर है, सेम थिंग हैपेंड विद एनसीपी। जहां पे अजित दादा के कैंडिडेट्स है, वहां पे उनके लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन जहां पे नहीं, और उधर शरद पवार का कैंडिडेट है, किसी जमाने में साथी तो थे, तो ये वोट ट्रांसफर की भी तकलीफ हो गई। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस। एंड रिजल्ट इज वी लॉस्ट पैथेटिकली। हम जब महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि बाला साहेब ठाकरे के बारे में हम बात ना करें। उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक शख्सियत वो ऐसी जिन्होंने कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जिनकी एक आवाज़ से चुनाव के परिणाम में काफ़ी बदलाव होता था, है ना? तो और उनके शिवसैनिक भी ऐसे थे जो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। तो अब का जो शिवसेना है, ये जो गुट है, वो किसकी शिवसेना है? अब देखिए, ऐसा है कि आप अगर किसी पार्टी को एक बोलते हैं ना कि विरासत समझ के अगर आप चलाएंगे, तो यहाँ 2 पार्टी है, शिंदे बात और ठाकरे। तो शुरू वहीं से हुई। ये किसकी है?
अभी एक्चुअली अगर हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से चले तो एक्चुअल शिवसेना नाउ इज अंडर एकनाथ शिंदे जी। जो सिंबल है वो भी एकनाथ शिंदे जी के पास है, पार्टी उनके पास है, और उद्धव ठाकरे जी के पास जो गुट है उनको शिवसेना बोलने का अधिकार नहीं है। वो लोग बोलते हैं उद्धव उबाठा, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ऐसा। अच्छा। तो ऑफिशियली एनसीपी अगर बात करेंगे तो वो अजित पवार जी के साथ है। शरद पवार जी को उधर इन ब्रैकेट शरद चंद्र लिखना पड़ता है, शरद पवार दल वगैरह। सो सवाल ये आता है कि किसके पास क्या है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ये नौबत क्यों आई। अगर आपने शिवसेना की बात की है तो लेट मी टेल यू, अगर आप शिवसैनिकों के मत के हिसाब से, उनके मन के हिसाब से अगर आप सोचती तो आफ्टर बाला साहेब हर शिवसैनिक यही चाहता था कि उनका नेता राज ठाकरे बने। लेकिन पुत्र मोह में बाला साहेब ने वो गलती की कि राज को साइडलाइन करके उन्होंने सुपुर्द कर दिया उद्धव को। जी। शिवसैनिकों ने वो भी मान लिया, लेकिन उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो निष्ठा है, वो बाला साहेब से ज्यादा है। उद्धव के साथ वो इसलिए बिकॉज उद्धव का भी सरनेम ठाकरे है। सो देखा जाए तो राज एक लोक नेता थे, उद्धव ये दरबारी नेता थे जी। दोनों अगर साथ में होते तो इट वुड हैव बीन अ मिरेकल। और ऐसा एक वो संगठन होता कि जिसको काउंटर करना शायद बीजेपी को भी पॉसिबल नहीं होता जी। लेकिन उद्धव की जो कमजोरियां हैं कि वो लोक नेता नहीं है। वो दरबार में बैठ के अपना पॉलिटिक्स चला सकते हैं लेकिन वो लोक नेता नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट, एंड सेकेंडली उनका वो जो डिसीजन था कि 2019 में टू जॉइन हैंड्स विद कांग्रेस एंड एनसीपी फॉर पावर, तो देखा जाए तो एक जो ग्राउंड लेवल पे शिवसैनिक है उनको वो कभी पसंद नहीं था। लेकिन सब चुप थे क्योंकि चलो ठीक है शिवसेना का तो कम से कम मुख्यमंत्री बना। बट धीरे धीरे फिर वो पर्टिकुलर वोटर बेस डाइल्यूट होते गया। देन जो कट्टर शिवसैनिक है, अभी जैसे एकनाथ शिंदे जी है, बहुत सारे ऐसे, उनका वहां पे इतना दम घुट रहा था बिकॉज एवरी डे, अभी हम लोग भी सोशल मीडिया पे हम लोग उनको ट्रोल करते थे, बड़ा हिंदू हिंदू बात करते। किससे हाथ मिला लिया? कांग्रेसियों से। ऑफ कोर्स बाला साहब के कितने सारे वो स्टेटमेंट्स वगैरह आए थे, सो एंड सो झुकते हैं सोनिया के सामने, बड़ा सब लोगों ने उनको ट्रोल। घुटन होती है, वो घुटन की वजह से फिर अल्टीमेटली एकनाथ शिंदे जी वहां से निकले। तो वहां पे उनके जो दो गट हो गए। अभी ऐसा है कि जो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे से अटैच्ड होके जो है वो उद्धव के साथ है। डू यू मिस बाला साहेब ठाकरे इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो। व्हाई डू यू से सो? छोड़िए, बहुत डीप बात है। बोलिए। मैं नहीं चाहता कि आपका जो चैनल है उसके ऊपर अटैक हो जाए। देखिए, हर एक ने अपनी अपनी राजनीति चलाई है। मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ, हर एक ने अपनी अपनी राजनीति चलाई है। महाराष्ट्र की राजनीति, जैसे मैंने कहा, एक का नाड़ा दूसरे के साथ बंधा हुआ है जी। तो दिखाने की बातें अलग होती है, हकीकत की बातें अलग होती है। कन्वीनियंटली स्टैंड चेंज होते हैं, कन्वीनियंटली नए स्टैंड लिए जाते हैं। ये सबने किया है, सबने किया है। तो वो हिसाब से मुझे कोई कमी इतनी महसूस नहीं होती जी। हाँ, शिवसेना के लिए वो ब्रांड अब नहीं रहा, ये उनके लिए सबसे बड़ी कमी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज दोनों में वो दो गुट हो चुके हैं। जी। जैसे हम अपने राज ठाकरे की भी बात की, तो क्या राज ठाकरे की वापसी हो सकती है कभी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में? राज इज अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। ओके। अगर सपोज उनको शिवसेना से बेदखल करने के बाद या फिर जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, उनको अच्छा रिस्पांस मिला था। नासिक में म्यूनिसिपैलिटी में, नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनकी सत्ता आई थी, अच्छा रिस्पांस था। आई कांट से कि नहीं था, बट वो हिसाब से उन्होंने वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। कहीं तो कंट्रोल लूज पड़ गया, कहीं तो उनका ध्यान कम हो गया। सो दैट्स व्हाई ही इज जस्ट टर्म्ड एज अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। तो अभी ऐसा है ना कि उनकी यूजफुल वैल्यू से ज्यादा न्यूसेंस वैल्यू जो है, अब उसको देख के, न्यूसेंस वैल्यू इन द सेंस कि उद्धव ठाकरे के ठाकरे ब्रांड को काउंटर करने के लिए ठाकरे ब्रांड चाहिए। तो इसके लिए राज इज राइट नाउ इन इंडिया। ओके, वो चीज है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो हमारे देश की राजनीति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि
उत्तर प्रदेश दिल्ली जाने का रास्ता है, तो दिल्ली जाने का रास्ता दिल से निकलता है उत्तर प्रदेश के, और पेट से निकलता है महाराष्ट्र के जी। 80 सीट्स के बाद जो उत्तर प्रदेश के है, मैक्सिमम एमपी जहाँ पे वो है महाराष्ट्र 48। फिर उसके बाद बाकी फिर आते हैं आपके तमिलनाडु है, बिहार है, वो सब कुछ है, वो सब बाद में आते हैं। बट महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि महाराष्ट्र के ऊपर जो आता है वो आता है हिंदी हार्टलैंड, और महाराष्ट्र के नीचे जो आता है वो आता है द्रविडियन। तो वो द्रविडियन पॉलिटिक्स को अगर हमें शह दे के अगर राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स वहां पे लेके जानी है तो इसके लिए महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। एंड राइट नाउ आने वाले असेंबली इलेक्शंस, मैं निराशावादी नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, बहुत कुछ देखा, लोग बहुत निराशावादी बात कर रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र तो गया एनडीए के हाथ से, महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब यूपी में हारे ना, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बैलेंस कर सकते थे। जरूर कर सकते थे। देखा जाए तो हम लोग वैसे राजस्थान भी हारे, राजस्थान में भी 14 सीटें, मतलब कोई शानदार प्रदर्शन नहीं है। सो हर जगह पे हार के मुद्दे अलग अलग है, कारण अलग अलग है, लेकिन कुछ कॉमन कारण जो है वो कॉमन कारण, जैसे मैंने कहा कि एक तो ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया। दूसरा, आपके कार्यकर्ता ग्राउंड पे नहीं थे जी। तीसरा, आपके नेताओं के ग्राउंड कनेक्ट नहीं थे। चौथा, बहुत सारे उम्मीदवार गलत चुने गए। अब उसके लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है सेंट्रल हाई कमांड को, वो जानबूझ के गलत दी गई कि जेन्युइनली गलत दी गई, पता नहीं। अभी वो हाई कमांड कुछ इंट्रोस्पेक्ट करेगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण, लोगों से कनेक्ट नहीं था, इसकी वजह से जो झूठ थे वो आप तोड़ नहीं पाए। एक मैं भी ऐड करती हूँ, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था। हाँ वही तो, इसीलिए तो कार्यकर्ता ग्राउंड पे उतरे नहीं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए कार्यकर्ता उतरे ही नहीं। सिर्फ मोदी फेस वैल्यू पे बस 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 थे और वो मोदी जी ने यहाँ पे सभा ली है, मतलब बाजू के 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसमें सेफ हो गए, अब अपना काम हो गया। तो समवेयर ना ये झटका भी जरूरी था, ऐसा बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। और सेकेंडली क्या है कि जब आप सफलता की राह पे हो तभी झटका आए तो अच्छा है, ताकि आपकी आगे की जो मंजिल है, आगे का जो सफर है, वो उतना आप प्लान कर सकते हो। अगर ये सपोज फेल्यूर की राह पे झटका आता है तो वो बहुत मुश्किल है, फिर उसमें से उभरना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए ही नेक्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, ये अपोजिशन नहीं उभर पाएगी। इसके बाद बीजेपी का जो रास्ता है वो सिर्फ ऊपर चढ़ान का रास्ता है। ओके, महाराष्ट्र के जो स्टेट पार्टियां हैं, उनकी जो लड़ाई है, उनके मतभेद है, क्या इसका फायदा भाजपा और कांग्रेस जैसे नेशनल पार्टियों को होगा? शिंदे, ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, इनकी आपसी लड़ाई है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को ये लड़ाइयां ही शेप कर रही है कहीं ना कहीं। इसका ना बीजेपी को फायदा होगा ना कांग्रेस को फायदा होगा तो दोनों को नुकसान ही होने वाला है। द रीजन इज दैट कि भाई, अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, सीटों के बंटवारे से लेके, आपके कैंडिडेट सिलेक्शन तक क्या क्या रायते फैलने वाले हैं पता नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एक, इफ यू आस्क मी कि बीजेपी के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स है, तो मैं बोलूंगा एनडीए को राइट नाउ प्रोस्पेक्ट्स ये 52-48 है। सेकेंड रीजन, लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में गणित अलग होते हैं। अभी आपने देखा रहेगा ये वोट जिहाद जो बातें हो रही थी, हकीकत है हुआ है। मानखुर्द में जिस तरीके से मुस्लिम वोट्स ये इंडिया अलायंस को गए हैं, जिसकी वजह से हमारा कैंडिडेट हार गया जी। अब वो मानखुर्द असेंबली में सिर्फ एक सीट पे रहेगा, तो उधर जो पोलराइजेशन होगा या उधर जो वोट्स होंगे वो सिर्फ उधर ही होंगे। लेकिन हर लोकसभा में कम से कम 5 या 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं। तो मान लीजिए लोकसभा में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पोलराइजेशन होने की वजह से अगर इंडी का कैंडिडेट जीता है, अभी भी वो 2 में ही पोलराइजेशन होगा और वहां पे इंडी का कैंडिडेट आएगा।
लेकिन बाकी जो 4 है जहां पे हमें लीड मिला था, लेकिन वो लीड इन 2 जगह की पोलराइजेशन से कैंसिल हो गया था। आर यू गेटिंग इट? ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकता है एनडीए को 1 लाख की बढ़त मिली थी, लेकिन ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलराइजेशन की वजह से आप 1.5 लाख से पीछे रह गए। तो ओवरऑल आप वो लोकसभा 50,000 से हार गए। Okay. Now, if you maintain this lead in 4 constituencies and these 2 are gone to Indy, तो भी आपके पास अभी 4 और 2 का नंबर है, जो लोकसभा में 1 या 0 का नंबर है। जी। तो अगर आप वो हिसाब से देखेंगे, सो इफ आवर पार्टीज एनडीए, इफ दे मैनेज टू रिटेन दिस होल्ड इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सो दिस कैन बी नलिफाइड। भूपेंद्र यादव जी जैसे एक बहुत अच्छे राजनीतिक, जो मतलब बोलते हैं कि बहुत अच्छे एक राजनीतिक विश्लेषक जो है, जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, उनको महाराष्ट्र का प्रभारी बना गया है। जी। देवेंद्र फडणवीस जी knows that now this is very crucial time to prove himself. वो कम नहीं पड़े हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिलीवरी की है, लेकिन इलेक्टोरल लेवल पे वो सक्सेस इस इलेक्शन में न मिलने के कारण उनके नेतृत्व पे कल सवाल उठेंगे, ये उन्हें भी पता है। सो ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। इफ ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, उन्होंने रेजिग्नेशन का ऑफर क्यों दिया? रेजिग्नेशन का ऑफर ये उनकी तरफ से 1 स्टेप बैक नहीं था। वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। एग्जैक्टली। और अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, बिकॉज आप अगर सपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ही तैयार नहीं है, तो इसका मतलब आप आगे जीतने वाले हैं नहीं। When a person starts defending his mistakes, so there is no scope of advancement for that person. लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं, एज अ नेता ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिजाइन करता हूं और मैं सिर्फ पार्टी को वक्त देता हूं, आप मान रहे हो ना कि आपकी जिम्मेदारी है, बस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ही तो पता चलेगा कि आगे जाके आप उतने ही फाइटिंग स्पिरिट से ऊपर आएंगे। और देवेंद्र फडणवीस जी को राजनीति नहीं आती, ये मैं तो नहीं मान सकता। अगर ऐसा होता तो 2014 से 19 5 साल उन्हें नहीं निकाले होते, और उसके बाद भी 2.5 साल का फटका बैठने के बाद एकनाथ शिंदे जी को लेके साथ में लेके फिर अजित पवार जी को भी लेके नहीं मैनेज कर पाते। उन्होंने वो किया है, तो उसमें सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन है, सब कुछ है, ओके। बट यहां पे रह के जो इंसान मुख्यमंत्री था, वो अब 25% उप मुख्यमंत्री है। यहां तक का अगर उन्होंने इंसल्ट देखा जाए तो इंसल्ट है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, लेकिन उनके लिए पर्सनल देखा जाए तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि पहले 100% थे, फिर बाद में 50% पे आ गए उप मुख्यमंत्री, फिर वो भी शेयर करना पड़ा अजित पवार जी के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स ऐसा चल रहा है। बट दैट पर्सन हैज नॉट सेड अ सिंगल वर्ड। उन्होंने वो झेला है, तो उनकी कमिटमेंट के ऊपर कोई शक नहीं है। जो काम जिस तरीके से महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इरिगेशन तक जो काम हो रहा है, उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, सबने देखा हुआ है। जिस लातूर की मैंने अभी बात की, विलासराव देशमुख की, वो लातूर दुष्कालग्रस्त प्रदेश था। वहां पे एक वक्त ऐसा आया था कि लोगों को 3-3 दिन मुंह धुलने के लिए पानी नहीं था। आज वहां पे वो जलयुक्त शिवार योजना वगैरह सब करके अब वहां पे पानी है, वहां से पानी उल्टा दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा है। सो ये जो काम देवेंद्र जी ने किया है, सबने देखा है। ओनली थिंग होता क्या है कि यहाँ की जो कास्ट पॉलिटिक्स है, उसमें उनको सबसे बड़ा सेटबैक कहां बैठता है, बिकॉज ही इज अ ब्राह्मण। और शरद पवार जी ने हमेशा ये गेम ऐसा खेला हुआ है, महाराष्ट्र पे राज तो छत्रपति करते थे, ये पेशवा कब से राज करने लगा? पेशवा वॉज अ ब्राह्मण, छत्रपति दे यूज्ड टू कम फ्रॉम मराठा। So this is आप समझ लीजिए, ये 2014 में शरद पवार का स्टेटमेंट था, अब क्या पेशवा राज चलाएगा महाराष्ट्र का, जो छत्रपति चलाते थे। सो तब से मराठा पॉलिटिक्स, मतलब इनके ब्राह्मण जो उनका जो ये रेस है, उसके हिसाब से उनको टारगेट किया जा रहा है। स्टिल ही हैज मैनेज्ड। तो अब ऐसी बात है, साबित एकनाथ शिंदे जी को भी करना है। ऊपर से ये बार क्या हुआ था, सीट्स में अगर बीजेपी ज्यादा सीट लड़ती तो शायद हम ज्यादा सीटें जीतते, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने बहुत सीटें ली, 17 सीटें उन्होंने लड़ी, उसमें से 9 आए। डेफिनेटली दैट्स अ बेटर परसेंटेज देन उद्धव ठाकरे। आप ये भी देखिए, उद्धव ठाकरे ने जितनी सीटें लड़ी उसके कंपेयर उनका स्ट्राइक रेट इज हार्डली 41 और 37 या 39%, एंड इनका स्ट्राइक रेट इज अराउंड 48%। तो देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी को भी साबित करना है। आपने सीटें ज्यादा मांगी, उतने लेकर नहीं आ पाए,
ठीक है, तो अब आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो चुकी है। तो अब ऐसा है, मैं ये चाहता हूं, मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर ये तीनों मिलके अगर साथ लड़ने वाले हैं, तीनों साथ में, तो मैं ये चाहता हूं कि बीजेपी कम से कम 160 सीट्स लड़े। अगर बीजेपी 160 सीट्स लड़ती है तो हम अपने बलबूते पे 130 तक पहुंच सकते हैं आज की तारीख में जी। और इस बार इलेक्शन में आरएसएस का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, बिकॉज अब फटी पड़ी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्या सामने सिर्फ देवेंद्र फडणवीस काफी है? देखिए, 2014 में भाजपा ने अलग से चुनाव लड़ा था, अकेले लड़ा था, क्योंकि उस वक्त, मतलब तभी हमने उद्धव जी को साथ में नहीं लिया था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी भी अलग अलग लड़ रही थी जी। तो यू कांट फॉरगेट दैट। अगर सपोज उधर उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस और शरद पवार जी सेपरेट लड़ने वाले हैं, चलो 288 अकेले भाजपा लड़ेगी, लेकिन अकेली भाजपा वर्सेस ये तीन, एंड बीच में वोट कटर अजित पवार एंड एकनाथ शिंदे सेपरेट, दैट वोंट हेल्प। देवेंद्र फडणवीस जी के अलावा कोई और नेता ढूंढना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन में, नहीं, ये इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस जी के साथ ही जाना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र बीजेपी के पास इतना वक्त भी नहीं है। 3 महीने पे इलेक्शन है, आप दूसरा नेता लाओगे, उनका चेहरा बनाओगे, पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्धि दिलाओगे, नॉट पॉसिबल। गडकरी के बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन? बीजेपी क्या को वो अगर कभी भी बीजेपी को अगर सीएम महाराष्ट्र के, बीजेपी को अगर महाराष्ट्र में फ्यूचर चाहिए तो इधर के लोकल लीडर्स ही यहाँ पे होने चाहिए। ओके। मैं इससे ज्यादा और बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर वो वही वक्त आएगा, एक वक्त अगर आपने देखा रहेगा तो जब बाला साहेब ठाकरे थे तब बीजेपी ने हमेशा यंगर ब्रदर का ही रोल प्ले किया था, बीजेपी कभी बढ़ी नहीं थी। बीजेपी को हाथ पैर पसरने की जगह तब मिली जब बाला साहेब ठाकरे नहीं थे, क्योंकि वो जो सेकेंड रिंग लीडर जो थे वो उतने इंथुजियास्टिक थे, उतने व्हाट वी से महत्वाकांक्षी थे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी है, विनोद तावड़े जी है, आशीष शेलार जी है, उसके बाद फिर एकनाथ खड़से जी थे। तो ये लीडर जो थे वो मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत बेसब्र थे, उन्हें अपने खुद की स्ट्रेंथ मालूम थी, वो बढ़ाना कैसा है उसकी महत्वाकांक्षा थी। बट we have seen the good work which is done by गडकरी जी also. I know that, but मैंने आपको जो जवाब दिया वो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के हिसाब से दिया। आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। देना ही पड़ेगा, बिकॉज इलेक्शन के पहले मैं नहीं चाहता कि जनता के बीच में कोई भी गलत संदेश जाए, क्योंकि देखिए मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी है मोदी जी से कनेक्टेड है जी। तो जिसमें मोदी जी का फायदा, मैं वही हिसाब से बात करूंगा। गडकरी जी बहुत अच्छे नेता है, बहुत कुशल प्रशासक है, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि बीजेपी का इंडिविजुअल ग्रोथ फिर आगे मुश्किल होगा, बिकॉज फिर आज जो बीजेपी में फाइटिंग स्पिरिट है, टुडेज बीजेपी इन महाराष्ट्र इज लाइक नॉट इन अ सेटलिंग मूड, वो एडजस्टमेंट्स कर, एडजस्टमेंट्स आर डिफरेंट, सेटलमेंट इज डिफरेंट। हम लोग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, सेटलमेंट्स नहीं कर रहे हैं। अपनी आइडियोलॉजी पे कहीं भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हमने कहीं भी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हमने कहीं भी प्रशासन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ओके, एडजस्टमेंट्स किए हैं, बिकॉज हमें किसी की सत्ता गिरा के सत्ता में आना था, तो इसके लिए एकनाथ शिंदे जी को लिया, फिर और थोड़ी मजबूती चाहिए थी, अजित पवार जी को लिया, क्योंकि हमें 2024 का इलेक्शन भी देखना था। दीज आर डिफरेंट इलेक्टोरल अरिथमेटिक्स। प्रॉब्लम ऐसी हुई है, हम लोग अभी राइट नाउ जो हारे हैं, दैट इज बिकॉज 2024 इलेक्शन महाराष्ट्र में जो एक मेन चीज होती है कि अमित शाह जी भी ये बोलते हैं, मैं उन्हें उनसे ही सीखा है कि इलेक्शन ये अरिथमेटिक नहीं है, ये ज्योमेट्री नहीं है, इलेक्शन ये केमिस्ट्री है। You're talking as a teacher now. It is like that. पॉलिटिक्स में कभी भी 1 + 1 2 नहीं होता। पॉलिटिक्स में 1 + 1 कैन बी 0 और 1 + 1 कैन बी 11। इधर 1 + 1 2 होता ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर अजित पवार जी के साथ गठबंधन चलता है, अगर आगे कंटिन्यू होता है और वो अगर अपनी पार्टी संभाल सकते हैं,
अपने नेताओं को संभाल सकते हैं, तो इन दैट केस आई थिंक वो 25 सीट्स तो खुद लेके आ सकते हैं। द रीजन इज दैट एनसीपी के एक खासियत है, वो शरद पवार गुट हो या फिर अजित पवार जी का एनसीपी हो, इनके पास जो नेता है वो नेता नहीं है, वो रीजनल सतर्प्स है। वो उस एरिया के, बाहुबली नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत जबरदस्त व्यक्तिमत्व है, तो वो अपने खुद के बलबूते पे जीतने लायक है। तो अगर ये लोग, इनकी अगर हम लोग बात करेंगे असेंबली के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, तो अजित पवार खुद 25 लेके आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि मेरे हिसाब से फॉर बीजेपी दे शुड स्टार्ट बार्गेन विद 170, सेटल समवेयर अराउंड 150। तो इन दैट केस हम सरकार बना सकते हैं जी। क्योंकि जितनी कमियां रह गई है पूरी करके इंडी गठबंधन अपने सब हथियार एक ही इलेक्शन में यूज कर चुकी है 2024 में। अब आप जाके लोगों को बताओ खटाखट खटाखट खटाखट, कोई नहीं विश्वास करने वाला। अब बीजेपी के कार्यकर्ता इन लोगों के घर में, गांव में पहुंच के लोगों के घर में जाके बता रहे, ये कार्ड दिया था ना आपको, ये कार्ड दिया था ना, तो पहले ही कर लेते ना। वही तो बात हुई, पहुंचे ही कहां थे, पहुंचे ही कहां थे, पहले तो घर से ही नहीं निकले थे, अब निकलना पड़ेगा। तो अब जब गांव में जाके यही कार्ड दिया था ना आपको, मिला पैसा, झूठ बता रहे थे, ये वीडियो दिखाया था ना आपको, बदला कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ इट्स नो यूज, इट इज यूजफुल फॉर असेंबली। अब इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए, उन्हीं घरों घरों में जाके कीजिए जिधर उन्होंने जाके झूठ फैलाया। अब इनके पास कोई जवाब नहीं। आज आप रोज वीडियो देख रही है, झारखंड से लेके दिल्ली तक कितनी औरतें लाइन लगा के खड़ी है कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, और किस तरह से तमाशा हो रहा है। अब लोग ये बोलने लगे कि क्या इनको वोट देके फायदा, ये तो हमेशा ऐसे झूठ बोलते हैं, हमेशा ऐसे। याद दिलाना जरूरी है, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है। कांग्रेस ने 1952 के पहले इलेक्शन में भी झूठ बोला था कि हम आपको ये देंगे, कभी नहीं दिया, लेकिन लोग भूल जाते हैं। सो 2019 टू 2024 ये भी बहुत लंबा फासला है लोगों को भूल जाने के लिए कि ये लोग झूठे वादे करते। अब लेटेस्ट है ना, लोग 3 महीने में लोग नहीं भूलेंगे, और अब बीजेपी ने उन्हें भूलने नहीं देना चाहिए। होप सो। सो दे हैव फायर्ड ऑल द एमोस। कास्ट पॉलिटिक्स का खेल के हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन का खेल के हो चुका है, 8500 खटाखट खटाखट खेल के हो चुका है, एक वोट दो 1 लाख रुपए लो, ये भी खेल के हो चुका है। क्या बचा है आपके पास अब बचा है तो आपका रीजनल पॉलिटिक्स, और फिर उस रीजनल पॉलिटिक्स में देन बीजेपी सरस, फिर हम लोग कर सकते हैं। जी जी। विनीत जी, महाराष्ट्र की राजनीति में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इम्पोर्टेंस क्या है? आरएसएस की इम्पोर्टेंस सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, बीजेपी की पूरी राजनीति में है जी। क्योंकि अल्टीमेटली आइडियोलॉजिकल जो है वो तो थॉट्स वहीं से आते हैं। सिर्फ होता यह है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी भी सेम है, बट डिफरेंस यह है कि वन इज एक वैचारिक पार्टी है, दूसरी राजनीतिक पार्टी है। तो विचारधारा न छोड़ते हुए प्रेजेंट सिचुएशन में पॉलिटिक्स करना ये बीजेपी की मजबूरी होती है, लेकिन ये दोनों के बीच में संवाद हमेशा खुला रहना चाहिए। पर विचारों की ही लड़ाई है ना यहाँ पर, नहीं? विचारों की लड़ाई आरएसएस और बीजेपी में नहीं है। सिर्फ होता यह है कि देखिए, एक फैमिली की अगर आप बात करेंगे, एक फादर है, एक सन है। फादर है से 60 इयर्स के और सन है अराउंड 35-40 इयर्स के। दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होता है, मनभेद नहीं। फैमिली एक ही होती है, फैमिली एक ही होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। इनकी थोड़ी कुछ चीजें वो जो चाहते हैं वो करवाने का तरीका उनका शायद कट्टरवादी होगा, लेकिन बीजेपी को पॉलिटिकल अलाइनमेंट साथ में लेके वो करना पड़ता है। अब जैसे आप अगर आरएसएस को बोलेंगे तो बोलेंगे स्वदेशी। आप अगर सिर्फ स्वदेशी की बात करोगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए गवर्नमेंट, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन कैसे संभालोगे? तो फिर आपको बात करनी पड़ेगी आत्मनिर्भर भारत। तो आप जब बाहर के इन्वेस्टमेंट्स यहां पे लेकर आते हो तो एफडीआई आ गया, उधर की इन्वेस्टमेंट आ गई, माल भी यहीं पे बनने लगा, तो आपका स्वदेशी का जो कोई भी टारगेट है सॉल्व हो गया। तो कल अगर आप आरएसएस को पूछेंगे आप क्या चाहते,
कल का कल बाहर का सब बंद करो, स्वदेशी। ऐसा नहीं होगा। नाउ यू आर इनटू गवर्नमेंट, तो आपको बाकी देशों के साथ भी संबंध लेके चलना है। आप अचानक से सबको नहीं बोल सकते निकल जाओ। तो इन दैट केस इधर आओ बनाओ, तो दैट विल टेक 2-3 years, दे वांट इट इंस्टेंटली। तो ऐसे कुछ जगह पे कुछ वैचारिक मतभेद जब होते तब उसमें बैठ के उसमें मार्ग निकाला जाता है। सो आरएसएस एंड बीजेपी आर नॉट डिफरेंट। अच्छा, दूसरी चीज, अगर बहुत लोगों को ये लगता है कि आरएसएस मतलब कट्टर हिंदुत्ववादी, आरएसएस की मुस्लिम शाखाएं भी है। सच में? हाँ, आरएसएस में मुस्लिम शाखाएं भी है। देखिए, आरएसएस ने, एक बात आप समझ लीजिए, आपने अगर देखा रहेगा वो राम मंदिर की जब केस हुई थी, बाला साहेब ठाकरे के ऊपर, उनके बाला साहेब ठाकरे जी पे भी केस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है दैट हिंदुत्व डज नॉट मीन हिंदू, हिंदुत्व इज एन आइडियोलॉजी। हम लोग थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे, ऐसे इनफॉर्मली बात कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि देयर इज नो राइट विंग, इट हैज टू बी नेशनलिस्ट विंग। बिकॉज राइट विंग का मतलब क्या होता है, उनकी चॉइस, रिलीजन रिलीजन रिलीजन, नेशन, मी। नेशनलिस्ट का चॉइस क्या होता है, नेशन, रिलीजन, सोसाइटी, फैमिली, मी। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ना, लोगों ने आरएसएस को राइट विंग समझा है। आरएसएस नेशनलिस्ट है। आप अगर उनसे पूछेंगे कि आपके लिए पहली प्रायोरिटी क्या है, वो बोलेंगे भारत माता। वो ये नहीं बोलेंगे महादेव, जय श्री राम, पहले वो बोलेंगे भारत माता। अब उस भारत माता के इतने पुत्र है, तो वो सब एक है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का एक बीच में स्टेटमेंट आया था जिसके ऊपर काफी बवाल मचा था। उन्होंने ये बोला था, भारत के सभी लोगों का डीएनए सेम है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। तो वो डीएनए मतलब लोगों ने लिया बायोलॉजिकल डीएनए। डीएनए का मतलब, एक तो पहली चीज, इसके पीछे 2 रीजन से। एक, डीएनए का मतलब आपके इस देश में होने का, नागरिक होने का जो डीएनए है वो, कि हम सब भारतीय हैं। दूसरा, हकीकत यही तो है कि यहाँ पे जितने मुस्लिम्स है उसमें से 90% तो कन्वर्टेड है, तो कभी ना कभी वो हिंदू ही थे। तो अगर हम ये कहते कि डीएनए सेम है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट पॉलिटिकली उसको कैसे तोड़ना है, मरोड़ना है, क्या करना है, वो सब चलता रहता है। सो आरएसएस ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, और हिंदुत्व में सबसे पहले ये बोला जाता है कि आपका देश ये आपकी मां है। हिंदुज्म इज अ वे ऑफ फॉलोइंग योर रिलीजन। Hinduism is way of following religion. Hindutva is the ideology which comprises everything. तो आरएसएस के बारे में जो भ्रम होता है वो यहीं से शुरू होता है। मोदी जी की जो कोई भी आपने स्ट्रेटेजीज देखे रहेंगे, क्या उन्होंने भारत बनाने के लिए काम नहीं किया? बट एट द सेम टाइम जो हमारे लॉस्ट ग्लोरी ऑफ हिंदूज है, जो लॉस्ट ग्लोरी ऑफ हिंदू कल्चर है, क्या उसके रिनाइसेंस के लिए उन्होंने काम नहीं किया? उसके पुनरुत्थान के लिए काम नहीं किया? अगर 700 साल से प्रलंबित राम मंदिर बन जाता है, हजारों साल से प्रलंबित नालंदा यूनिवर्सिटी बन जाती है, आपके एनसीईआरटी के बुक्स में चेंजेस आ रहे हैं। पहले जो हमारे एम्पायर्स एक पैराग्राफ में निपट जाते थे, अब हर एक के ऊपर चैप्टर बनने लगे। अब रामायण और महाभारत ये आपके एकेडमिक का पार्ट बन गया। मेरी खुद की बेटी अभी 7th में है, 6th में उनको रामायण था, 7th में महाभारत है, एंड उसके ऊपर उनको क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर में प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन यू आर एज अ स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न दैट। तो क्या इस तरह से जो कोई मुस्लिम बच्चे रहेंगे, क्रिश्चियन बच्चे रहेंगे, तो उनको भी नहीं बताया जा रहा है हमारे कल्चर के बारे में? और उन्हें वो पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज एग्जाम है, उसके ऊपर 3 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले। तो करने का एक तरीका होता है। तो मोदी जी भी वो कर रहे हैं, राजनीति संभाल के, जिसमें देश और विदेश सब राजनीति आती है।
आरएसएस थोड़ी जल्दबाजी में होती है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। पर अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, मोदी जी और मोहन भागवत जी के बीच में सब ठीक है अभी? मनभेद है या मतभेद है बीच में? उन्होंने मतभेद होते रहते हैं, मनभेद कभी नहीं होते। माँ बेटे से कब तक नाराज रहेगी, और बेटा माँ के बिना कैसे जिएगा? अभी बीच में एक स्टेटमेंट भी दिया था उन्होंने पहले। कोई बात नहीं, जहां तक मैंने सुना है कि 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, उसके तुरंत 1 या 2 दिन के बाद इन दोनों की डायरेक्ट मीटिंग भी हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर मोहन भागवत जी और योगी जी की भी मीटिंग हुई, वो भी एक दिन में 2 बार आधे आधे घंटे, तो मतलब नियरली 1 घंटा उन्होंने साथ में गुजारा है। हाँ, डेफिनेटली उसके ऊपर स्टेटमेंट्स कोई बाहर नहीं है, क्यों दे? घर की बातें हम बाहर क्यों बताएं? हमने क्या डिसाइड किया रहेगा, क्या नहीं किया रहेगा, व्हाई शुड वी टेल अदर्स? ऐसा है। सो मतभेद होते रहते, मनभेद नहीं। और अगर ऐसा लगा कि किसी की वजह से मनभेद हो रहा है तो उस आदमी को हटाया भी जाता है, फिर वो भले बीजेपी में रहे या फिर आरएसएस में रहे। जी जी जी। अब जब आप बीच में आप मराठा आरक्षण के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो मराठा एगिटेशन है, ये अंत कहाँ होगा? क्या सरकार उनको आरक्षण देगी? क्या ये आंदोलन और बढ़ता जाएगा, या फिर इस आंदोलन का कहीं ना कहीं दमन किया जाएगा? जैसे मनोज जारंगे पाटिल जो है को इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करने के लिए उनको कहाँ से ये सब सपोर्ट देखिए मिलता है? एक बात, शरद पवार सत्ता में रहते तो मराठा आरक्षण का मुद्दा नहीं उठता, और शरद पवार सत्ता में नहीं रहते तो मराठा आरक्षण का मुद्दा उठता है। तो आप समझ जाइए किसका सपोर्ट होता है जी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि एनडीए सरकार ने ऑलरेडी मराठा आरक्षण डिक्लेयर किया हुआ है। कोर्ट में भी जब वो केस जाएगी, कोई ना कोई तो उसके खिलाफ जाएगा, तो हम लोग बहुत मतलब स्ट्रांगली उसे डिफेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे। मराठा जो कम्युनिटी पूरी इकट्ठा हुई थी, और काफी हद तक उनको बहकाया भी गया था कि भले सरकार कुछ कर रही है लेकिन फिर भी अलग अलग डिमांड्स हर बार अलग अलग उठा के उनको भटकाने की, बहकाने की भी कोशिश हो रही थी। अब यही मनोज जारंगे पाटिल जी के कुछ जो नहीं आने चाहिए ऐसे किस्से बाहर आ रहे, काफी जगह से कंप्लेंट्स भी आ रहे, धीरे धीरे उनका चेहरा भी अभी साफ होने लगा है। इसके लिए आजकल बीच में जो उनकी क्या बोलते हैं गुंडागर्दी की जो भाषा थी वो थोड़ी कम हो गई थी, अभी वापस कुछ अनशन पे बैठने की बात करे। जो होगा कायदे से होगा, लोगों के सामने सच्चाई तो लानी पड़ेगी। अब वो राजनीति कब लेकर आएंगे जी, वही सिर्फ एक बात है, बट होगा जरूर। जब किसी का चेहरा बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाया जाता है तो समझ जाने का उसके पीछे केजरीवाल भी होता है। अच्छा, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो अभी इलेक्शंस हार गए गठबंधन की जो विफलता हुई है, एक दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि भ्रष्टाचार। कई नेता ऐसे थे हाँ, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे थे और जिनको बीजेपी में शामिल किया, मतलब एनडीए में शामिल किया हुआ है। दूसरे मैं ये कहना चाह रही थी कि दूसरे पार्टी से दागदार जो राजनेता है, जैसे अजीत पवार है और अशोक चौहान है, का भाजपा में शामिल होना या उनके साथ अलायंस करना भाजपा को कितना लॉस है? इमेज परसेप्शन के हिसाब से लॉस है, डेफिनेटली लॉस है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताता हूँ, ग्रामीण भाग में ये सब मायने नहीं रखता। ग्रामीण भाग का जो वोटर है वो ये नहीं सोचता कि, मतलब भाजपा का जो वोटर है वो ये नहीं सोचता कि भाई अभी अजित पवार के साथ है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क ज्यादा करके पड़ता है शहरी मतदारों में। और फिर हम शुरू करते हैं, हम लोग जाते हैं वापस वही क्वेश्चन पे जो जिससे आपने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, वोट करने कहाँ जाते हैं? तो मेन चीज ऐसी है कि राजनीतिक मजबूरियों के कारण उनको लिया। भाजपा के इमेज पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। कल अगर सपोज आप मुझे पूछेंगी तो मुझे भी पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो कमिटेड जो वोटर्स है वो तो करेंगे ही। और बाकी जो इस मुद्दे पे बात करते हैं, अल्टीमेटली फिर बात यही आती है, इफ नॉट भाजपा देन हु? तो भाजपा का जो वोटर है वो इस बात से नाराज होकर वोट नहीं करेगा,
ऐसी नौबत नहीं आती, बिकॉज अल्टीमेटली जो कमिटेड वोटर है वो तो करेगा ही, और जो फेंस सीटर है वो तो उस वक्त के हिसाब से ही करने वाला है। फॉर हिम इट डजंट मैटर कि वो आप किसके साथ बैठ रहे हो किसके साथ नहीं बैठ रहे हो। सो ये जो मुद्दे होते हैं ज्यादा करके सोशल मीडिया पे होते हैं, बाकी ग्राउंड लेवल पे दैट डजंट मैटर मच। अब अगर सपोज मान लीजिए मेरे यहाँ पे अगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे अगर सपोज शिवसेना का कैंडिडेट दिया गया है एज पर द सीट अरेंजमेंट, मुझे पता है कि वो मैं एमपी के लिए वोट देने वाला हूं तो सीधा मोदी जी के लिए देना है, तो बात खत्म हो गई। वो कितना करप्ट है कितना नहीं है मैं वो सब मुझे इग्नोर करना पड़ता है, क्यों? बिकॉज आई हैव टू वोट फॉर मोदी। हाँ, लेकिन अगर असेंबली की बात आई, अब इफ यू वांट मी टू वोट फॉर बीजेपी, गिव मी सच वन पर्टिकुलर फेस जैसे था मोदी जी, तो अब भाजपा ने अगर ये इलेक्शन देवेंद्र सेंट्रिक बनाया तो भी अच्छा रहेगा, बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जी की इमेज जो आज महाराष्ट्र में है वैसी इमेज लेके चलने वाले और कोई नेता वहां पे नहीं है। सो गो टू एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, गो टू एवरी बीजेपी वोटर एंड जस्ट से यू आर वोटिंग फॉर देवेंद्र, यू आर नॉट वोटिंग फॉर बीजेपी। उससे भी हो जाएगा। बट कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी है ना, जैसे एक्सट्रीम पॉलिटिशियंस है, जैसे ओवैसी है, प्रकाश अम्बेडकर है। नहीं, ओवैसी अच्छा आदमी जी। ओवैसी जी के बारे में प्लीज गलत मत बोलिए। एक बात समझिए, सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं देने वाले हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ओवैसी जी के बारे में आप एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ही टॉक्स रेडिकल, वो पूरी तरह से अपीजमेंट की ही, मतलब अभी ऑब्वियसली इज अ मुस्लिम, सो मुस्लिम्स उनका वोट बैंक है, उसको पकड़ने के लिए वो वैसे भाषण देंगे, सब कुछ देंगे। एक भाषण उनका मुझे निकाल के दिखाइए जिसमें उन्होंने भारत देश के खिलाफ बात की होगी। He is a hardcore nationalist. Let me tell you that. And secondly, मुझे वो इसलिए प्यारे लगते हैं क्योंकि अच्छा काम करते हैं। जी, तो इनका जो रोल है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में ये कैसा है? जिस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं, ओवैसी जी का रोल करने वाली बात है इसमें? नहीं ना? नहीं। महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स वैसे रेडिकल नहीं होगा। एक बात मैं बताता हूँ आपको राव्या जी, हर स्टेट का ना पॉलिटिक्स और वोटर्स इनका ना एक अलग सेंटीमेंट होता है, एक अलग मूड होता है। आपकी जानकारी के लिए कर्नाटका इलेक्शन में बीजेपी जो हारी थी, बहुत पथेटिकली हारी थी, उसके पीछे का एक मेन रीजन ये था कि हमने वहां पे हार्डकोर हिंदुत्व की बात की। ये जब मैं बोलूंगा ना तो बहुत लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। कर्नाटका में कुछ एरियाज छोड़ के जो रेडिकलाइज्ड है, ऐसे कुछ गिने चुने एरियाज छोड़ के बाकी जगह पे अगर आप बात करेंगी तो वहां की पॉपुलेशन ये ओवरऑल ये बहुत मिली जुली है। उनमें वो रेडिकलाइजेशन, वो हिंदुत्व मुस्लिम ये वगैरह वो नहीं है। तो व्हेन वी वेंट फॉर एग्रेसिव हिंदुत्व इन कर्नाटका, दैट वाज अ मेजर, एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन महाराष्ट्र। यहाँ का वोटर ये काफी मिला जुला है, लोग हिंदू है। और मैं तो आपको एक बात ये बताऊं, अगर हिंदुत्व की बात रहेगी ना तो बीजेपी के सपोर्टर से ज्यादा कट्टर हिंदू ये एनसीपी के हैं। द रीजन इज दैट गांव में आप जाके देखिए, वहां पे जो मराठास है ना, इनका हिंदुत्व लेवल कुछ अलग ही है भाई, दे आर एट अ नेक्स्ट लेवल। लेकिन फिर भी आप हिंदुत्व पे उनसे वोट मांगेंगे ना, वो नहीं होगा, वहां पे फिर इलेक्शन में काफी हिंदू मुस्लिम हुआ, तो यही गलत, गांव स्पीचेस भी हुए, यही गलत हुआ। हर राज्य के हिसाब से वो अलग चलना चाहिए, और इसीलिए हर राज्य की सोशल मीडिया टीम अलग होनी चाहिए। सेंट्रल सोशल मीडिया टीम ये सिर्फ एक नैरेटिव जो पूरे देश के लिए वो चलाती है, वो सेट करती है, लेकिन हर राज्य का अलग होता है। यहाँ पे आपके जातिवाद का आपको इक्वेशन संभालना ही पड़ेगा। दो इट इज अ सैड स्टोरी दैट इन स्पाइट ऑफ लाइक सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हमें डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की जगह पे कास्टिस्ट पॉलिटिक्स, लेकिन अगर करना है तो करना है। If voters are not ready to come over it, to rise over it, then we have to go down to their level. What else? यहाँ पे लेकिन बट हर बार विनीत जी इस पे लड़ाई नहीं हो सकती ना, इस पर जीता नहीं जा सकता हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर। यू हैव टू टॉक अबाउट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बात ये होती है ना रावे जी की एक साइड से ताली नहीं बजती ना।
एक बट आपको नहीं लगता अब लोग नहीं जानना चाहते, लोग इन मुद्दों में नहीं फंसना चाहते जहां आप अच्छी हिंदू बात मुस्लिम की बात कर रहे हैं? अच्छी बात है, आप डेवलपमेंट डेवलपमेंट की बात करो। मैं तो हमेशा आप यही बात बोलता करो हूँ, अगले आपने क्या किया है, अगले 10 साल में क्या होने 100%। वाला है, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो। आपके आपके प्रचार में मेन मुद्दे ये होने चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, निगेटिविटी स्प्रेड्स फास्ट, जी पॉजिटिविटी टेक्स टाइम। हॉस्पिटल में जाइए किसी को मिलने के लिए, 5 मिनट में आपको लगता है आप भी बीमार है, वो निगेटिविटी होती है। पॉजिटिविटी स्प्रेड होने को टाइम लगता है, और इसीलिए आपको आपका जो मार्केटिंग है, आपका जो कैंपेनिंग है, वो इलेक्शन के पहले नहीं, थ्रू आउट द 5 years आपको कंटिन्यू करना होता है। आपको आपकी अच्छी बातें जो है उसके ऊपर फोकस करना ही चाहिए। एट द सेम टाइम जो सामने वाला गलत बोल रहा है उसे एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन उसको एक्सपोज करने के चक्कर में हम अगर भड़काऊ लाइन पे चले गए तो हमारे वोटर्स को भी वो पसंद नहीं आता, एंड फेंस सीटर्स को भी नहीं आता है। व्हाट हैज हैपेंड इन महाराष्ट्र। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से बीजेपी, मैंने पहले ही बोला, इसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ उतना पोलराइजेशन हुआ जो शायद नहीं होता। जी जी, एक बात बताइए, महाराष्ट्र का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? हु हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट? जैसे मैंने अभी कहा कि इस इलेक्शन की बात करेंगे तो आई विल गिव 52-48 एज टू एनडीए। एनडीए, एक बात पक्की है, दैट विल बी बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे। अब अजित पवार जी उसमें रहेंगे नहीं रहेंगे, या सीट शेयरिंग का बहाना लेके वो छोड़ेंगे, दैट हैज टू बी सीन। हो सकता है कि सीट शेयरिंग का बहाना लेके वो छोड़े तो बाद में फिर अपने 20-25 एमएलएज लेके बाद में शामिल हो जाए। सो स्टिल आई एम गिविंग 50-48 टू एनडीए बिकॉज ऑफ मेन रीजंस कि कैडर अभी उतरेगा जी। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सोशल मीडिया का काम भी उतना होगा जैसे मैं आशा करता हूं। भूपेंद्र यादव जी जैसे जो कुशल रणनीतिज्ञ है वो भी अभी यहीं पे है। शायद विनोद तावड़े जी भी एक्टिवेट किए जाएंगे, और देवेंद्र फडणवीस जी का इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रांग है। तो अब भीकू मात्रे एके विनीत जी, तो नहीं क्या कहते हैं, विनीत जी एके भीकू मात्रे, व्हाटएवर इट इज। एक्चुअली द थिंग इज दैट अभी लोग, मुझे आदत पड़ गई भीकू मात्रे जी। तो भीकू मात्रे अब किसे देखना चाहेंगे महाराष्ट्र में एज अ सीएम? उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, या फिर देवेंद्र फडणवीस को, या किसी और को? फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, दैट डिपेंड्स ऑन द लाइक पार्टी हेड कमांड, व्हाट दे डिसाइड जी। क्योंकि कैसा है कि मन से अगर पूछेंगे तो इमोशनली आई वुड लाइक टू सी देवेंद्र जी। पॉलिटिकली अभी उस वक्त क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, देयर आर लाइक पॉलिटिक्स में कभी भी आप एक लाइक लाइन लेके नहीं चलता है। यू हैव टू कीप सो मेनी पैरेलल लाइंस रेडी। जी जी जी। पर्सनल चॉइस ऑब्वियसली देवेंद्र जी, नो डाउट अबाउट इट, बट राजनीतिक बाकी कुछ इक्वेशंस है, कैसा है, दैट डिपेंड्स। बट सरकार तो एनडीए की चाहिए बिकॉज हमें डेवलपमेंट चाहिए जी। 2.5 years महाराष्ट्र ने बहुत झेल लिया। महाविकास आघाड़ी में, वो महाविकास नहीं महाभकास आघाड़ी हो गई थी, या महाविनाश आघाड़ी हो गई थी। काम नहीं हो रहे थे, मेट्रो से लेके सब कुछ अटक गया था, सिर्फ और सिर्फ हफ्तेबाजी चालू हो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए कैंसिल किए जा रहे थे क्योंकि पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करेंगे फिर नया टेंडर निकालेंगे तब तो मलाई आएगी। बहुत कुछ गंद मची थी, ऊपर से कोविड के टाइम मिसमैनेजमेंट, एवरीथिंग। सो नो ट्रस्ट इन administrative skills of Uddhav Thackeray or anyone else. So choice is only NDA for the development of Maharashtra. अब मुख्यमंत्री की बात तभी देखते हैं। जी जी जी। So विनीत जी, अगेन थैंक यू वेरी मच कि आप फिर से शो में आए और आपने इतनी सारी बातें शेयर करी, ऑल द स्ट्रेटजीज, ऑल द इक्वेशन अबाउट महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। ऑडियंस को भी मैं आशा करती हूँ कि एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। फॉलो अस on Instagram, follow Bhiku Matre ji on Twitter, and share your thoughts in comment section. Until next time, namaste. Namaste.